हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज। तो आज इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने दो पार्ट कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, सेकेंड पार्ट में 20 क्वेश्चन और आज के पार्ट में हम देखेंगे मात्र 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑनेस्टली आप कापी पेन लेके बैठ जाइए और जितने भी क्वेश्चन आपसे करेक्ट बनते हैं उनकी मार्किंग करते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आप उसी के दौरान अपना राइट आंसर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम जवाब को एक्सप्लेन करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए करेंगे क्योंकि ये यूपीएससी के एग्जाम से स्पेशली जुड़ा हुआ है। और जैसे यूपीपीसीएस हुआ या अदर स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसमें आपके एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। तो ऑनेस्टली आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बैठ के ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, जिसने सर्वप्रथम क्या किया था, जो संवैधानिक सभा का विचार रखा था। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है एम एन रॉय, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ठीक है, 1934 में इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम विचार रखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है संवैधानिक, क्या है, संवैधानिक सभा। ठीक है, अगर हम बात करें कि एम एन रॉय जी किस प्रकार की विचारधारा रखते थे, ये कैमरल अप्रोच के थे यानी कि साम्यवादी विचारधारा के थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा और अगर हम ऐड करें जानकारी तो क्या ऐड किया जा सकता है बताइए। 1934 तो हमने देख लिया। अगर हम देखें इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार अगर ऑफिशियली, ठीक है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए अगर संविधान सभा की मांग की तो कब की। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। तो ये है 1935 में। ठीक है, तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पे क्या किया था बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और जानकारी ऐड करें, 1938 में भी क्या हुआ था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को आखिर क्यों डाला गया है, भटकाने के लिए। 1938 में क्या हुआ था, कांग्रेस की कांग्रेस के सेशन में घोषणा हुई थी। ठीक है, कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो बनेगा वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा। ठीक है, और उसमें जो पार्टिसिपेटरी मेंबर होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन होगा उसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें उनका जो चयन होगा एडल्ट फ्रेंचाइज के वोटिंग से वो चुन के आएंगे, यानी कि वयस्क मताधिकार के, ठीक है, चयन से वो आके सम्मिलित होंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। 1935 में क्या हुआ, ऑफिशियली मांगा गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचारधारा रखा गया था। एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में रखी थी और उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के घोषणा में ये बात कही थी कि हमारे जो भारत के लिए संविधान का, ठीक है, संवैधानिक सभा का गठन होगा उसमें जो मेंबर सम्मिलित होंगे वो वयस्क मताधिकार से चुन के आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है और ये सारे फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन के पीछे आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनके ऊपर आप विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। इसका क्या मतलब है, इसमें जो भी पार्टिसिपेटरी मेंबर होते हैं, ठीक है, तो इसका सिद्धांत है नाटो का कि अगर किसी एक भी सदस्य के ऊपर, सदस्य देश के ऊपर अटैक होता है तो ये पूरे नाटो के ऊपर, सारे जो उसमें सम्मिलित सदस्य हैं उनके ऊपर ये अटैक माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन ब्रसेल्स बेल्जियम। ठीक है, तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में है ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए जो प्रिंसिपल है वो भी करेक्ट है, जो इसका हेडक्वार्टर है, जी बिल्कुल ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे नाटो के गठन से संबंधित बात करें तो इसमें देखिए 4 अप्रैल 1949 को जो भी इसमें मेंबर हैं उन्होंने साइन किया था। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका गठन हम 4 अप्रैल 1949 मान सकते हैं। ठीक है, इस पे साइन किया गया था
और जो भी इसमें जो प्रिंसिपल हमने देखा जी, ये बिल्कुल सही है और ये प्रिंसिपल उन लोगों ने अपनाई थी। और 1 मिनट आप वेट करें क्योंकि फैन चला लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य लगभग पूरा होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें एक अटैक हुआ था, जो अगर बात करेंगे 9/11 की, ठीक है, 9/11 का जो अटैक हुआ था 2001 में, कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था? अटैक हुआ था। ठीक है, और उसमें जो इस नाटो का जो भी इन लोगों का अपना प्रपोजल्स है या फिर जो भी इन लोगों की जो पंक्तियाँ लिखित हैं, तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, उसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कितने मेंबर हैं? तो 27 हैं। कौन? 27 है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के, प्लस एक नॉर्थ अमेरिका, प्लस एक यूरेशियाई। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको दिए गए स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। फर्स्ट देखिए इसमें किसके ऊपर, हाँ, जो भी स्टेटमेंट है उसे ध्यान से देखिए। The conversion of the federal structure of India into a unitary one during emergency has been borrowed from the Weimar Constitution of Germany। ठीक है, तो जो अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं भारतीय संविधान का, ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान वो किस प्रकार का नेचर शो करता है? फेडरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो प्रावधान है ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ऐसा स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है। ठीक है, और हम स्टेटमेंट फर्स्ट को गलत काटते हैं। क्यों? क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है भारत में, तो हर एक स्टेट का जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो वो फेडरल नहीं है, एक्चुअल में वो यूनिटरी नेचर शो करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, दी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इज एन यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे नहीं ख़त्म होते। इसमें अगर 20 और 21 की बात करें तो ये फिर भी अपने प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर फंडामेंटल राइट्स आया है तो याद रखिएगा आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और उसका डिवीज़न हम एक लेक्चर कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप जाके उसे या तो एक्सेस कर लीजिएगा या तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डिटेल में देख लीजिएगा। फिलहाल इतना ही इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अब राइट साइड में जितने क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब है राज्यों को पुनर्गठन करने की जो संसद की शक्ति है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। पहला है, एनी बिल contemplating the changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। मतलब अगर कोई भी जैसे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बिल संसद में आता है तो उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश रहनी चाहिए। ठीक है, उस पर पूर्व सिफारिश से मतलब ये जारी आनी चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है इसमें, जो अंडर आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ स्टेट्स इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। मतलब क्या है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति को अगर देखा जाए तो इस शक्ति किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। क्या ये है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी मतलब अगर संसद के बारे में बात करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इससे भी गलत काटिए। और पहला जो स्टेटमेंट है जी, पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब प्रेसिडेंट के सामने पहले रखा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं सॉरी, एनी बिल एमिंग टू रिऑर्गेनाइज द स्टेट शैल बी पास्ड इन द पार्लियामेंट बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। बिल्कुल नहीं, ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होता है क्वेश्चन नंबर 72 के लिए बताइए? इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप जानकारी और जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अगर परिवर्तन की बात होती है तो उस पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम स्टेटमेंट दूसरे की बात करें क्यों गलत है, तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को
कम करने की अगर संसद की शक्ति की बात करें तो ये किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत और संसद को ऐसा कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान में संशोधन करके भारतीय क्षेत्र के एक विदेशी क्षेत्र को सौंपा जाए तो बिल्कुल सही बात होगी, ठीक है। आर्टिकल 3 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है संसद के लिए। सॉरी। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य में से संबंधित अगर बात करें तो विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित होता है, न कि स्पेशल बहुमत से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से। तो साधारण बहुमत याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी। तो इसमें आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। अब 73 में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? रेफरेंस टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर विचार करना है। तो पढ़िए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। सेकेंड है he must be at least 35 years of age to be appointed as Advocate General of States. His remuneration is decided by the governor. तो बताइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर आप बात करते हैं किसके संबंध में, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके संदर्भ में, तो वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित, यानी पारिश्रमिक बोले तो उसका वेतन, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें राइट आंसर होगा केवल 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे बताइए? सेकेंड स्टेटमेंट गलत क्यों है बताइए? अगर हम बात करें महाधिवक्ता से रिलेटेड, ठीक है, तो उसकी एलिजिबिलिटी का जो लिस्ट तैयार होता है उसमें न्यूनतम आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें देखिए अगर हम बात करें संविधान में इसकी स्थिति कहाँ है, तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए अनुच्छेद 165 बात करता है, ठीक है। तो सॉरी, अगर हम बात करें कि एक राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और उसको अनुच्छेद 165 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, ठीक है। सॉरी। अब इसमें अगला स्टेटमेंट क्यों गलत है? न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, ठीक है। ये है एलिजिबिलिटी, ठीक है। क्या होने के लिए? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने के लिए। और क्या योग्यता होनी चाहिए बताइए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग्य हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें उसे, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा होना चाहिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने के लिए, और इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है, ठीक है। और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वो अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। तो या तो वकील हो न्यायिक पद पर, ठीक है, या तो फिर वो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, स्टेटमेंट 3 क्यों गलत हो जाता है? इसका जो अगर हम बात करें वेतन का, ठीक है, जो रिम्यूनरेशन की बात है वो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं होती है, वह उसे जो पारिश्रमिक मिलता है वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि क्या करते हैं राज्यपाल ही उसे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी रिम्यूनरेशन है वो राज्यपाल निर्धारित करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। Which of the following writs can be issued against the private individual as well as public authority? तो बताइए, habeas corpus, mandamus, prohibition, बताइए इसमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट होगा बताइए? इसमें अगर हैबियस कॉर्पस की बात करें, ठीक है, तो वही है, वो क्या किया जा सकता है? एक ऐसा रीट है, ठीक है, रीट तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आप आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीटों की चर्चा है भारतीय संविधान में, आप हमें एक बारी बताइएगा जरूर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया, हैबियस कॉर्पस है, जिसमें चाहे वो इंडिविजुअल इंसान हो या फिर एक क्या हो, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो उसमें
हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसमें जानने जैसी ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, आप रीट एक बारी जाके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार से हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए? ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। टाइम कितना हो गया? 15 मिनट। और अब थोड़ा सा और 4 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम अगला सेशन देखेंगे। ठीक है, अगले सेशन में। तो क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 33 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो देखिए, द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब है बताइए? क्वेश्चन नंबर 75 में आर्टिकल 33 के अंतर्गत जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, न कि राज्य विधानसभा को। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 33। ठीक है, दी लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कवर ओनली कम्बैटेंट एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक है, क्या मतलब है? अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्ध कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती है। ठीक है, तो इसमें राइट स्टेटमेंट क्या होगा? 75 नंबर का 75 का राइट स्टेटमेंट होगा 1 एंड 2। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो 33 है ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं कि सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं, वाक्यांश में उन्हें हम सशस्त्र बलों का कि नाई, बढ़ई, अगर बात करें मैकेनिक, रसोइया, चौकीदार, बूट मेकर, दर्जी आदि जैसे कर्मचारी भी शामिल हैं, और जो गैर युद्धक यानी कि नॉन कॉम्बेटेंट कर्मचारी हैं। ठीक है, और आर्टिकल 33 के अंतर्गत जो हमने बात कही थी कि कवर ओनली कॉम्बेटेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये हमने देख ली है कि सशस्त्र बलों के सदस्य वाक्यांश में ये इतने लोग आते हैं। ठीक है, और जो क्या है? कॉम्बेटेंट ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का होता है उद्देश्य कंप्लीट। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ और जोड़ने जैसी क्या है बताइए? अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और उनके सदृश बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करना। तो ये सारी बातें हैं। अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद की निर्वहन और संसद के पास है। ठीक है, न कि राज्य विधानसभाओं की, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 76, और इसे ध्यान से पढ़िए। ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सही विचार कीजिएगा अगर आपने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ा है तो बताइए। ही इज द head of the Audit and Accounts Department. First, second, he holds office for a period of 5 years or up to age 70 years, whichever is earlier. ठीक है, तीसरा है the Union Finance Minister can represent the CAG in Parliament during his absence. ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 76 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है ऑप्शन नंबर ई। तो इसमें 1 ओनली सही है। ठीक है, यानी कि ये। ठीक है,
तो इसमें क्या है, फर्स्ट में ही इज़ हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में उसका वर्ण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में, ठीक है। जस्ट वेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बात करनी है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। अभी हमने देखा था क्या, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इसके बारे में देखा था, बताइए बताइए बताइए। इसके पहले जस्ट हमने किसके बारे में देखा, देखिए यहाँ पे इसके पहले ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट के बारे में हमने देखा था, ठीक है। कहाँ गया, 75, देखिए कहाँ, 75 तो कुछ और है, इसके पहले 74 में देखिए, है ना। ओ 74, किस क्वेश्चन में देखा था हमने, इसके पहले 73rd, हाँ देखिए 73rd में हमने देखा था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब देखेंगे हम क्या, बताइए अब देखेंगे क्या, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का ऐसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सिमिलर होता है, तो सिमिलर से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने वो आपको दिखाया, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं कैग के बारे में। अब इसमें स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है उसे आप पढ़िए, रीड आउट कीजिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है he holds office for a period of 5 years or up to the age of 70 years whichever is earlier, ठीक है। थर्ड है द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज ऑब्सेंस, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट पे आपको विचार करनी है, उसके बाद आपको राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो तीनों पे विचार कीजिए। कैग के बारे में, ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा है, बताइए बताइए दोस्तों क्या जो कैग होते हैं वो भारतीय लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है, बताइए प्रमुख होते हैं क्या। उसके बाद सेकेंड है ही होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड, क्या वो अपना जो ऑफिस है वो या तो 5 साल या तो 70 साल तक की एज तक कैरी करते हैं क्या। और यूनियन फिनेंस मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज ऑब्सेंस, ऐसा है क्या कि अगर कैग नहीं है तो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर उनके पोस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या संसद में, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल 1, ठीक है। अब कैसे, बताइए, क्योंकि ये 70 ईयर्स तो है नहीं, ये तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा, हो कि इसका जवाब आप लोगों ने पहले ही दे दिया होगा। इसमें देखिए ये 65 ईयर है, या तो फिर इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष, ठीक है। तो इसमें दोनों का दोनों गलत था, तो इसलिए अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे एलिमिनेशन में आप जाके जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ वहाँ से हटा सकते थे, ठीक है, और ये आपको निकल के आ जाता, ठीक है। और अगर आप थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि अगर जो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्रालय के जो मंत्री हैं, तो वो क्या करें, वो कैग को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, अगर क्या हो, कैग उपस्थित ना हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है सॉरी बताइए, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो कैग का अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें तो कोई भी मंत्री सांसद, ठीक है, तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, तो इसे भी आप हटा दीजिए। उसके बाद आपने इसको भी हटा दिया, तो आपका बचा है ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका सही था, ठीक है। और कैग के बारे में आप एक चीज़, इसकी जो पोस्ट है कैग की वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद
48 के अंतर्गत, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये इधर स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपको पता ही है कि सब्जी बनती रहती है, मसाले आते रहते हैं, तो गले पे मसाले हवा के साथ लग रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा असुविधा हो रहा है बोलने में, तो कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम 77 नंबर के क्वेश्चन को। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद हम स्टेटमेंट के ऊपर देख लेंगे कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से हम ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो 77 नंबर के क्वेश्चन को पूरा आप पढ़िए। Which of the following situations can be considered proper for the imposition of president rule in a state? ठीक है, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगानी है तो आपको विचार करना है, ठीक है, कि वो कौन सी मतलब बिल्कुल सटीक स्थितियां हैं। तो लगाइए, स्टेटमेंट फर्स्ट है मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। ओके, मतलब स्टेट में जो प्रशासन व्यवस्था है वो गलत तरीके से हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंतर्गत नहीं हो रही है, ठीक है। सॉरी। दूसरा है अ गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज अबाउट सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉपर देखनी है। जैसे मान लीजिए अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस जारी करी है, ठीक है, और क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे वेस्ट बंगाल की अगर ममता जी हैं तो बार बार अगर उस चीज़ को खारिज करती हैं, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो भाई उस समय क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो उसे फेल माना जाता है। और जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसको संवैधानिक अगर देखा जाए तो लिस्टिंग नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें केवल कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 2 और 3 करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट में ऐसे मैल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के वर्ड दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए ध्यान से। Which of the following provisions were added to the constitution through constitutional amendments, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है वो कौन से प्रावधान हैं जो संविधान में क्या किए गए थे, जोड़े गए थे, ठीक है, किसके बाद, संवैधानिक संशोधन के बाद। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट है द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही है 1976 के बाद से ऐसा कोई प्रावधान आया था, ठीक है। उसके बाद ऑल सिटीजन्स हु आर नॉट लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड आर इंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा, क्या ये सही है, बताइए। ऑल सिटीजन्स हु आर नॉट लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड आर इंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी भारतीय नागरिक है, कोई भी की बात है, ठीक है, अगर क्या होता है वो 18 साल की उम्र मतलब कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, तो वो निर्वाचन में अपना मतदान कर सकता है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए एक अलग स्टेटमेंट है द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में अगर हम देखें तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट एंड अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑल सिटीजन्स हु आर नॉट लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड आर इंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो दिवालियापन का वो मतलब होता है ना एक दिवालिया, और एक और है मतलब अगर एक दो कंडीशंस और हैं, ठीक है। अगर जैसे उसे निवारक निरोध के अंतर्गत रखा गया हो जैसे, तो उसका मतलब अधिकार छीन जाता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे
तो ठीक है नॉर्मल कंडीशन में। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना राइट है, ठीक है, कि अगर वो किसी समाज पिछड़े तबके के मतलब अगर उसके आगे उद्धार के लिए अगर कोई नियम कानून बनाती है, तो आपने एक आर्टिकल देखा होगा, आर्टिकल 31C 33 BC, ठीक है। तो उसमें एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे ये मेंशन है चीज़ें कि अगर ऐसा कोई भी प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट करती है ना, तो ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन और 16 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा, ठीक है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। अभी तक हमने कितने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन, टाइम कितना हुआ? ओके 69 से स्टार्ट किया था, 79 पे आ गया, ठीक है। तो ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो 79 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्टेड अ रेयर जाइंट इरप्शन फ्रॉम अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर in space. In this context, consider the following statement about the ultra long period magnetar. अब देखिए अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के बारे में कुछ भी पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। हाल ही में अगर बात करें तो सुर्खियों में क्या रहा है, जो खगोलविद हैं, ठीक है, उन्होंने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है, ठीक है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर जो भी है, इसके संदर्भ में अगर आपको विचार करना है तो कीजिए, और स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है दीज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार दैट पॉजेज इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। दूसरा है द इमिशंस ऑफ मैग्नेटर्स इज हाईली linearly polarized, bright and is visible across a broad frequency range, ठीक है। तो अब इसमें दोनों स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा। अब 79 का राइट आंसर क्या होगा, अब चूज कीजिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, जो मैग्नेटस का उत्सर्जन है वो अत्यधिक रेखीय रूप से, ठीक है, ध्रुवीकृत होता है, उज्जवल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, ठीक है। तो 79 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि दीज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, बिल्कुल, जो अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर हैं वो क्या है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार हैं, जो क्या करते हैं, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट हमने देखा था, द इमिशन ऑफ मैग्नेटर इज हाईली लिनियरली पोलराइज्ड, ठीक है। अगर हम रेखीय ध्रुवीयता की बात करें तो ये क्या होते हैं, ऐसे रेखीय ध्रुव मतलब इनकी जो ध्रुवता होती है लीनियर पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, होता है ना पोलराइजेशन ऐसे। तो ये रेखीय इनका ध्रुवीयता होता है। और उसके बाद एंड इज विजुअल अक्रॉस ब्रॉड फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो इनको एक बड़े मतलब बहुत बड़े स्तर पे एक फ्रिक्वेंसी रेंज में इनको देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और आज के सेशन में बस 10 क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 80 क्वेश्चन से, 80 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें, और क्या करें, शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारा मनोबल बढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, और ख्याल रखें, पढ़ते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, तब तक के लिए।